हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारी मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह करनावत और आप देख रहे हो आरएस करनावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और बच्चों इसको शॉर्ट में सीएफटी भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं तो वो आपको ध्यान से समझने हैं। तो देखो, सीएफटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीएफटी क्या बोलती है। देखो, सीएफटी यह बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। अब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है? दो चार्ज के बीच लगता है ना। इसका मतलब सीएफटी के अनुसार सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड चार्ज है। सीएफटी सेंट्रल मेटल आयन को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज मानती है। अब बच्चों, लिगेंड तो न्यूट्रल भी होते हैं, तो सीएफटी के सामने ये दिक्कत आ गई। तो सीएफटी ने कहा कि जो न्यूट्रल लिगेंड है ना, वो डाइपोल है। तो पॉइंट आ गया समझ में बच्चों कि सीएफटी ये बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। अब बच्चों देखो, वीबीटी की जस्ट उल्टी है ना। वीबीटी क्या बोलती है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करता है ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, जबकि सीएफटी बोलती है कि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता ही नहीं है, लिगेंड कोई लोन पेयर नहीं देता है, उनके बीच में केवल इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कहने का मतलब सेंट्रल मेटल आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जबकि लिगेंड जो है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और न्यूट्रल लिगेंड डाइपोल है। तो बच्चों, ये पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखो, सीएफटी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी सेंट्रल मेटल आयन एंड ligands are point charges। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है और इनके बीच में इंटरेक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चों, आगे क्या बात समझ में? सीएफटी क्या बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लगता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो प्लस और माइनस के बीच में लगता है, तो सीएफटी सेंट्रल मेटल आयन को तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लिगेंड को क्या मानती है? नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच में तो इंटरेक्शन लग सकता है, लेकिन आपको पता है ना कि लिगेंड न्यूट्रल भी होता है। तो न्यूट्रल के केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास लिगेंड के रूप में H2O है, तो अब देखो सीएफटी क्या बोलती है, सीएफटी बोलती है कि न्यूट्रल लिगेंड जो है ना वो डाइपोल है। अब देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस और ये हाइड्रोजन पर प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? ठीक है, तो सीएफटी न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल मानती है। तो फर्स्ट पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो, सेकंड, इन लिगेंडों की बात लिखते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन
the interaction is ion इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आयन आयन हुआ ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन द इंटरेक्शन इज आयन और डाइपोल। क्योंकि आपको पता है ना कि न्यूट्रल लिगेंड को CFT डाइपोल मानते हैं, आयन डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आए कि नहीं है समझ में, आगे ना। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट CFT का क्या है। CFT ये बोलती है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है। कहने का मतलब लिगेंड जाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास, ना कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगेंड के पास जाता है। आ गई बच्चों बात समझ में। CFT अगली बात ये बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, उसके पास लिगेंड नहीं है, तो उसके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उन सबकी एनर्जी सेम होती है। तो बच्चों CFT का की पॉइंट यही है, ध्यान से सुनना, कि अगर आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है वो फ्री है, कहने का मतलब उसके पास लिगेंड अभी तक नहीं आया है, तो उसके जो d ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सबकी सेम होती है, और इन्हें हम डीजनरेट d ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीजनरेट d ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो देखो इन केस ऑफ फ्री सेंट्रल मेटल आयन द एनर्जी ऑफ d orbitals is same and called degenerate d orbitals। ठीक है बच्चों, कि सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, अभी तक लिगेंड उसके पास आया नहीं है, तो उसके जो d ऑर्बिटल होते हैं ना, 5 d ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? डीजनरेट d ऑर्बिटल्स। आ गई बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट, चारों पॉइंट आ गए ना समझ में। देखो CFT क्या बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, ना कि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। CFT ये बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और नेगेटिव लिगेंड हो तो आयन आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सेंट्रल मेटल आयन और न्यूट्रल लिगेंड हो तो आयन डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक। CFT बोलती है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो लिगेंड है वो अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम को करता है, मतलब लिगेंड आता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास। CFT ये बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, लिगेंड नहीं है उसके पास, तो उसके जो 500 d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होती है, जिन्हें हम डीजनरेट d ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब बच्चों लिगेंड आएगा सेंट्रल मेटल आयन के पास, तो बच्चों ध्यान से समझना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, कहने का मतलब लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं और सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों कि सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉनों में, इसके तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों में और इसके लोन पेयर में रिपल्सन लगेगा, और बच्चों रिपल्सन के कारण क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है बच्चों? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो अब आप CFT की ओर बढ़ रहे हो, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वेन लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन रिपल्सन
between lone pair of ligand and electrons of d orbitals occur, so energy of d orbitals increases। ठीक है बच्चों, कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास आता है तो लिगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में रिपल्सन लगता है, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों देखो, तो ये तो एनर्जी हो गई, ठीक है, और ये सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल ऑफ फ्री सेंट्रल मेटल आयन। अब बच्चों देखो, लिगेंड आएगा तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो ये लो, एनर्जी यहां पर इतनी हो गई ना, ठीक है। तो ये एनर्जी कब की है, जब लिगेंड आ गया है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स व्हेन लिगेंड अप्रोच, ठीक है ना बच्चों। कहने का मतलब जब लिगेंड आएगा तो डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो इन डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो डी ऑर्बिटल्स दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, जब लिगेंड आता है तो कैसे डिवाइड होते हैं वो देखो, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, तो डी ऑर्बिटल्स, तो बच्चों डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल। एक तो होता है देखो डी अक्स वाई, तो ये लो, ये अक्स और ये वाई, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती है ना, वो अक्स और वाई के बीच में होती है। तो देखो ऐसी ऐसे। एक होता है बच्चों डी वाई जेड, तो ये y मान लो और ये z, क्योंकि x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो आप किसी को भी मान सकते हो। तो डी वाई जेड की जो लोब होती है वो y और z के बीच में, ठीक है। एक होता है बच्चों डी एक्स जेड, तो एक को मान लो x और एक को z, तो इसकी लोब x और z के बीच में, तो ये लो, ठीक है बच्चों। 3 तो ये हो गए। अब देखो एक ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अक्स और वाई बनाओ, अक्स और वाई, तो इसकी लोब होती है वो एक्स इसके ऊपर होती है, ये देखो एक्स इसके ऊपर। एक होता है बच्चों डी जेड स्क्वायर, क्या होता है डी जेड स्क्वायर, यानी कि इसकी चारों लोब जेड के ऊपर ही होती है, तो ये जेड हो गई एक्सिस, ठीक है ना बच्चों। तो 2 तो ये रही और 2 ये रही, ठीक है ना बच्चों। तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया। तो देखो ये 2 ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, तो इनको तो बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इजी। और ये एक्सिस के बीच में है ना, तो बच्चों इन तीनों को बोलते हैं हम नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है T2G। क्या होती है बच्चों, T2G। तो डी ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल गया ना। अब बच्चों CFT स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों। तो पहले हम CFT करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। किसमें करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ध्यान से समझना, बस अब 2 डायग्राम ही बनाने हैं, बस वो 2 डायग्राम आपको समझने हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, ध्यान से समझना। देखो अभी तक CFT में आपने क्या पढ़ा है कि CFT बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, ये CFT बोलती है। दूसरी बात CFT ये बोलती है कि सेंट्रल मेटल आयन और नेगेटिव लिगेंड, तो आयन आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
सेंट्रल मेटल आयन और न्यूट्रल लिगेंड, तो आयन डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और नेक्स्ट बात ये बोलती है सीएफटी कि लिगेंड जाता है सेंट्रल मेटल आयन के पास, ना कि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये बोलती है कि लिगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगता है जब लिगेंड आता है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब बच्चों ऑर्बिटल्स दो टाइप के हैं, एक तो T2G यानी कि नॉन एक्सियल यानी कि जो एक्सिस पर नहीं होते हैं, और दूसरे हैं EG एक्सियल यानी कि जो एक्सिस पर होते हैं। तो जब लिगेंड आएगा तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? देखो अगर लिगेंड नहीं है, सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, तब ये पांचों के पांचों एक जगह ही रहते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी सेम होती है, तब इन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जब लिगेंड आता है ना, तो ये दो पार्टों में T2G और EG में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? T2G की ज्यादा होगी या फिर EG की ज्यादा होगी? ये बच्चों आपको समझना है। तो देखो अब आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बनाने के लिए लिगेंड कहां से आएगा। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यही तो होता है, देखो ध्यान से समझना। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखो कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कि देखो बीचों बीच तो सेंट्रल मेटल एटम, ये बुक दिख रही है ना आपको, बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम, एक ये लिगेंड, एक ये लिगेंड, एक ये लिगेंड और एक ये लिगेंड। तो चारों जो कॉर्नर है वो लिगेंड है, एक ऊपर लिगेंड और एक नीचे लिगेंड। तो बच्चों यहां पर सभी जगह एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ना तो लिगेंड 90 डिग्री से होते हुए आएगा। और बच्चों 90 डिग्री पर कौन होता है? एक्सिस होती है। 90 डिग्री पर कौन होता है? एक्सिस होती है। यानी कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास आएगा क्या बनाने के लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो कितने डिग्री पर से आएगा? 90 डिग्री पर से। देखो बच्चों ध्यान देना, ये मेटल, ठीक है ना, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये लिगेंड और ये लिगेंड। तो ये लिगेंड मतलब ये सारे एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड किधर से आएगा? 90 डिग्री के एंगल से आएगा। और एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। तो कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड 90 डिग्री के एंगल से आएगा, मतलब एक्सिस के ऊपर से लिगेंड आएगा, एक्सिस के बच्चों ऊपर से लिगेंड आएगा। अब बच्चों बताओ लिगेंड को कौन से ऑर्बिटल सामने मिलेंगे? अब डी ऑर्बिटल होते हैं दो टाइप के, सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो T2G नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल और एक EG एक्सियल सेट। तो EG जो होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं, और लिगेंड ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए किधर से आएगा? एक्सिस के ऊपर से आएगा। तो सामने कौन से ऑर्बिटल मिले? EG ऑर्बिटल। तो लिगेंड ज्यादा रिपल्स किसे करेगा? T2G को या फिर EG को? T2G तो एक्सिस के बीच में होते हैं तो लिगेंड को सामने नहीं मिलेंगे, जबकि EG लिगेंड को सामने मिलेंगे। तो ज्यादा रिपल्स लिगेंड किसे करेगा? EG ऑर्बिटल्स को करेगा। तो बच्चों एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी? EG की ज्यादा हो जाएगी। ये लो CFT, ठीक है ना। तो चलो भाई ध्यान से समझना बच्चों, देखो जरा, तो देखो एनर्जी का ग्राफ ही बनाना होता है। तो ये देखो एनर्जी, और ये हमारे पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स है। क्या है? डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। यानी कि डी ऑर्बिटल्स आप लिख सकते हो, डी ऑर्बिटल्स इन फ्री सेंट्रल मेटल आयन। कौन कौन सा लिख दो कि ये डी अक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी अक्स जेड है, ये डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर है, ठीक।
ठीक है बच्चों। अब लिगेंड आएगा तो लिगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, इसलिए इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अभी अभी आपने पढ़ा है क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो ये लो, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है ना बच्चों। कौन कौन से हैं, डी अक्स वाई, डी वाई जेड, डी अक्स जेड, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो बच्चों ये कब के डी ऑर्बिटल है, जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है ताकि रिपल्सन होगा और एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप लिख सकते हो डी ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग अप्रोच लिगेंड। आ गई बच्चों बात समझ में। अब ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड 90 डिग्री ऊपर से आएगा। 90 डिग्री का मतलब एक्सिस के ऊपर से आएगा। एक्सिस के ऊपर से आने का मतलब कौन से सामने मिलेंगे, इजी या टी2जी। तो इजी जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस पर होते हैं, यानी कि इजी सामने मिलेंगे तो लिगेंड ज्यादा रिपल्स नहीं करेगा, इजी हो करेगा, यानी कि इजी की जो एनर्जी है वो तो हो जाएगी बच्चों ज्यादा, और टी2जी की एनर्जी है वो इससे कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बच्चों बात समझ में कि सामने ये मिलेंगे तो इनको ज्यादा रिपल्स, तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और डी ऑर्बिटल्स का यहां पर बच्चों देखो, ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये दो पार्टों में डिवाइड हो गए, टी2जी और इजी में। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। आगे ना बात समझ में, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि डी ऑर्बिटल्स का दो पार्टों में डिवाइड होना, कि जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन को तो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इनका जो ये एनर्जी गैप होता है ना बच्चों, इनका जो ये एनर्जी गैप होता है इसे हम बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं बच्चों, CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको हम डेल्टा O से शो करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बना रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल ना, तो इसको हम डेल्टा O से शो करते हैं। इन दोनों का जो एनर्जी गैप है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। और जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स और एक हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। इनको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ऐसा होने को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इन दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखो बच्चों ये मिड पॉइंट हो गया, ध्यान देना ये मिड पॉइंट हो गया। तो देखो इजी और मिड पॉइंट का जो एनर्जी गैप है उसे हम देखो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मान लो 1 डेल्टा O है, तो इतना पार्ट बच्चों होता है 3/5 डेल्टा O। कितना होता है बच्चों, 3/5 या फिर 0.6 डेल्टा O। अब बच्चों आपको पता है कि टोटल 1 है, ये 3/5 हो गया, तो ये क्या होगा 2/5। क्या होगा बच्चों, ये नीचे वाला गैप क्या होगा 2/5 डेल्टा O। ठीक है ना बच्चों। तो ये T2G है तो ये यहां पर लिख लो, ये T2G ऑर्बिटल। T2G कौन कौन से है, डी अक्स वाई, डी वाई जेड और डी अक्स जेड। ये इजी कौन कौन से है, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आई कि नहीं आई समझ में। अब बच्चों हम करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। किसमें करते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ध्यान से समझना, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है। अब बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, बताइए जरा, एंगल कितने डिग्री का होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि इतना एंगल एक्सिस के ऊपर होगा या एक्सिस के बीच में। तो ये एंगल तो सिंपल सी बात है, एक्सिस का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए,
ठीक है, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे एंगल होने चाहिए। यानी कि ये एंगल तो एक्सिस के बीच में है। यानी कि जब लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम की ओर आएगा ना बच्चों, तो बताइए एक्सिस के ऊपर से आएगा या एक्सिस के बीच से? तो 90 डिग्री पर अगर आता है ना, 90 डिग्री पर, तब तो एक्सिस के ऊपर से आता है। लेकिन लिगेंड कितने डिग्री पर से आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यानी कि लिगेंड एक्सिस के बीच से आएगा। अब बताओ सेंट्रल मेटल एटम के कौन से ऑर्बिटल लिगेंड को सामने मिलेंगे? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के दो ऑर्बिटल हैं, T2G और EG। ये होते हैं नॉन एक्सियल, जो एक्सिस के बीच में होते हैं, और ये होते हैं एक्सियल, क्या होते हैं? जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। लिगेंड किधर से आ रहा है? एक्सिस के ऊपर से कि एक्सिस के बीच से? एक्सिस के बीच से। तो कौन से मिलेंगे सामने इस बार बच्चों? T2G मिलेंगे। यानी कि इस बार ज्यादा रिपल्सन किस में लगेगा? T2G में। यानी कि इस बार ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी बच्चों? T2G की। तो देख लो, डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझते रहना है आपको बच्चों। तो देखो, एनर्जी डायग्राम होता है ये, तो ये एनर्जी, ठीक है। तो ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन। कौन कौन सा? डी अक्स वाई, डी वाई जेड, डी अक्स जेड, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड के लोन पेयर और इसके इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन लगेगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। तो ये लो, इतनी ज्यादा हो गई, मान लो हो गई ना। कौन कौन सा है? डी अक्स वाई, डी वाई जेड, डी अक्स जेड, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। तो ये कब के ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग, जब लिगेंड आया पास में, ड्यूरिंग अप्रोच लिगेंड। ठीक है। अब लिगेंड कितने डिग्री पर से आएगा? 109 डिग्री से, यानी कि एक्सिस के बीच से। एक्सिस के बीच में कौन से होते हैं? ये T2G। एक्सिस के बीच में कौन से होते हैं बच्चों? T2G और ये है EG। तो T2G बीच में होते हैं, तो लिगेंड को सामने T2G मिलेंगे, तो लिगेंड ज्यादा रिपल्सन किसे करेगा? T2G को। तो ज्यादा एनर्जी इस बार किसकी हो जाएगी बच्चों? इस बार हो जाएगी बच्चों ज्यादा एनर्जी T2G की, यानी कि डी अक्स वाई, डी वाई जेड और डी अक्स जेड। और कम एनर्जी किसकी हो जाएगी बच्चों? EG की। किसकी? EG की, यानी कि डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन दोनों का जो एनर्जी गैप है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो ये डेल्टा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। और आपको पता है कि मिड पॉइंट और EG का जो एनर्जी गैप होता है ये टोटल 1 है, तो ये कितना बताया था मैंने? 3/5 बताया था ना, डेल्टा टी। तो टेट्राहेड्रल इसलिए डेल्टा टी। और ऊपर वाला बच्चों कितना बताया था? 2/5 डेल्टा टी। तो कहने का मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सार क्या है कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पहुंचता है तो लिगेंड के लोन पेयर और सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन लगता है, जिससे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब अगर लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक्सिस के ऊपर से आएगा, तो एक्सिस के ऊपर कौन से ऑर्बिटल सामने मिलेंगे? EG वाले ऑर्बिटल सामने मिलेंगे। कौन से मिलेंगे बच्चों? EG वाले। अगर लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो 109 डिग्री यानी कि एक्सिस के बीच से आएगा, तब कौन से ऑर्बिटल सामने मिलेंगे बच्चों? तब T2G सामने मिलेंगे। तो टेट्राहेड्रल में तो T2G के अंदर ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और ऑक्टाहेड्रल में EG पर ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो EG की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब सार ये निकला कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, और इनका जो एनर्जी गैप है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं।
तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कॉम्प्लेक्स के कलर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।